प्यारे भैया बहनों, इतिहास में हम पार्ट 3 नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता समझ रहे थे। तो उसमें हमने सड़क एवं गलियां तक समझ लिया था और जो शहर का नक्शा था, किस प्रकार से शहर में उनके नगर में जो इमारतें बनी हुई थीं उनका नक्शा देखा था। अब आगे समझेंगे कि जो यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे। अब चित्र में उन इमारतों की दीवारों को देखिए, कितनी ऊंची दीवारें हैं। इन्हें किसी मिस्त्री ने बनाया होगा, ठीक है। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई होंगी। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी, ठीक है। उस समय भी क्या था, जो ईंट पकाने की भट्टियां थीं उस समय रही होंगी, जिस प्रकार आज ईंटें पकाई जाती हैं उसी तरीके से, है ना। सड़क, जो शहर की सड़कें हैं, वो गाँव की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी थी। पूरा शहर क्या था, व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी हुई थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। यानी जो उनके घर थे, उनके घर के सामने क्या थी, नालियाँ बनी हुई थी, है ना। तो सड़कों के किनारे जो पक्की नालियाँ थीं, है ना, और वो क्या होती थी, बड़े बड़े नालों से मिल जाया करती थी। इस प्रकार की उनमें व्यवस्था थी। सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं, ठीक है। जब वो सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई की गई तो वहाँ पर क्या बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं, जिससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जब गोदाम थे तो आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा किया जाता होगा, तो वो इसी में रखा जाता था। गोदाम मोहनजोदड़ो, है ना। देखो, ये यहाँ पे चित्र है, चित्र को देखेंगे। ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि इस प्रकार से लोग यहाँ सफाई व्यवस्था भी करते होंगे। गोदाम मोहनजोदड़ो नालियाँ साफ करते हुए, है ना, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे। शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, सोचें, ठीक है। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है, ठीक है। घरों और गोदामों के अलावा क्या है, मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। स्नानागार मतलब जहाँ बैठकर स्नान करते हैं, बाथरूम कह सकते हैं आप इसको आज के समय की, है ना। इसके चारों तरफ क्या है, कमरे बने हुए थे। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे, ठीक है। तो इस प्रकार का एक यहाँ कुंडनुमा, ठीक है, ये स्नानागार है। तो इस प्रकार से लोग यहाँ सार्वजनिक स्नानागार था कि जो यहाँ की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, यह मिला है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ के लोग क्या थे, सफाई और स्वच्छता के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक थे, बहुत ध्यान रखते थे स्वच्छता का। आगे देखेंगे। अब बात करते हैं इनके काम धंधे की, ठीक है। तो ये पत्थर का भाला है, यहाँ चित्र में आगे पढ़ेंगे। जब लोग पत्थर से औजार और हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया होगा। चलिए, खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, है ना, क्यों, ये अपने प्रयोग के लिए क्या करते थे, ये औजार बनाते थे। उसमें क्या क्या, तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है ना। दर्पण यानी शीशा, आरी, कंघियाँ, उस्तरा। और इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे, है ना। ऐसा अनुमान लगाया जाता है इन चीज़ों के मिलने से कि ये सारी चीज़ें ये लोग जानते थे, ठीक है। कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु है, ठीक है। जो कांसा कांसा जो होती है वो क्या होती है, कौन सी धातु होती है, कांसा, तांबे और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु, उसको बोलते हैं कांसा। आगे देखेंगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे, है ना। धातु की चीज़ें बनाते थे तो उसके साथ साथ क्या थे, वो पत्थर के औजार भी बनाते थे। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि तांबा और कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, है ना, क्योंकि ये कांसा और जो तांबा होता है अधिक मजबूत नहीं होता, और ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थीं। इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। अब देखिए, खिलौने की बैलगाड़ी भी वहाँ से मिली है। एक इस प्रकार से खिलौना मिला है, ठीक है। तो इस तार को खींचने से बैल का सिर हिलता है। ये जो ये तार दे रखा है यहाँ ऊपर, इसे आप देख सकते हैं। ये खुदाई करने पर इस प्रकार के ये उपकरण वहाँ पर मिले हैं। जो भी हो, इस बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी हैं। एक है पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। यानी उस समय के लोग
पहिए के बारे में भी जानते थे, है ना। और क्या था, दूसरा बैलगाड़ी, यानी बैलगाड़ी के विषय में भी उनको ज्ञान था। चलिए आगे देखेंगे। आप अपने आसपास किस किस काम में पहिए और चक्के का प्रयोग देखते हैं, यदि आपको समझना है। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। लोग, जो चक्का होता है, कुम्हार जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी लोग इस पहिए का इस्तेमाल करते थे। इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे, ठीक है। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर होते थे, ठीक है। और वे क्या करते थे, एक दूसरे को चीज़ें बना करके बेचते थे, है ना। ऐसा नहीं कि मान लो कोई व्यक्ति है कि हर एक व्यक्ति हर एक काम कर लेगा, ऐसा नहीं। कपड़े सिलने वाला व्यक्ति अलग था, है ना, जूते बनाने वाला अलग था, सबके कार्य अलग अलग बटे हुए थे। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार वहाँ पर किस प्रकार से होता होगा। तो सिंधु घाटी के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु, मिट्टी की बनी वस्तुएं, है ना, ये सारी चीज़ें मिली हैं। कुछ विद्वान यह सोचते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थीं, है ना, जो व्यापारियों की क्या थी, अपनी अपनी मुहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजते थे तो सामान को बांध कर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे, है ना। क्यों छापते होंगे, अपनी मोहर से क्या होता है, उससे अपनी पहचान बनी रहती है ना, कि यह किस व्यापारी का जो है माल है, ठीक है, किस व्यापारी का सामान है। तो तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे, है ना, बाट और पैमाने का प्रयोग करते थे नाप तोल के लिए। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, है ना, इराक जो है, वहाँ पे भी ये मुहरें पाई गई हैं। लगता है कि उन दिनों इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच व्यापार होता था, ठीक है। ऐसा उन्होंने, जो विद्वान हैं, उन्होंने अनुमान लगाया है। अब व्यापार से होने वाले लाभ क्या होते हैं, है ना। हम जानते हैं कि एक दूसरे की ज़रूरत की और सुंदर नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं व्यापार के माध्यम से। और देखो विचारों का आदान प्रदान होता है। जब हम व्यापार करने के लिए कहीं जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, तो क्या है, एक दूसरे के हमको नई नई बातें सीखने को मिलती हैं, वहाँ के खान पान सीखने को मिलते हैं, है ना, वहाँ की जो संस्कृति है वो हम जान पाते हैं एक दूसरे के माध्यम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें व्यापार के माध्यम से भी सीखते हैं। और देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन, तो इस प्रकार के बर्तन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं कि लोग वहाँ पर इस प्रकार के, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चलिए सिंधु घाटी के लोगों की देखेंगे, तो वहाँ पर आगे देखेंगे। सिंधु घाटी के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि यह लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी, मुहरें तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं, ठीक है। चलिए अब देखें मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। तो वो जो कांसे की जो धातु थी उससे बनी हुई जो एक नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब बात करते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है, समझेंगे इसको। बच्चों देखो यार, इसी की भाषा में समझेंगे पहले, अब जब आगे बताएंगे। जब आप बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो दुकानदार को इसके बदले में पैसे देते हैं, है ना। अगर दुकानदार पैसे लेने से मना कर दे और कहे कि वह इसके बदले में 1 किलो गेहूँ चाहता है, तो आप क्या करेंगे, लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से वस्तु विनिमय क्या कहलाता है कि वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय कहलाता है। उस समय ऐसा माना जाता था कि उस समय क्या था, कोई मुद्रा नहीं थी। मुद्रा मतलब रुपए, पैसे, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, मान लीजिए किसी को 1 किलो चावल चाहिए, है ना, तो 1 किलो चावल के लिए वह क्या करता, अपने 1 किलो गेहूँ दूसरे व्यक्ति को देता, जब वह बदले में उसको लेता था। तो इस प्रकार के वस्तु विनिमय से लोगों को बहुत कठिनाइयाँ उस समय हुआ करती थी। चलिए, या किसी को मान लीजिए एक गाय चाहिए, तो गाय के बदले में वो क्या कर रहा है, वो अपनी 4 बकरी दे रहा है या 5 बकरी दे रहा है ना। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय कहलाता था। चलिए सेलकड़ी में बनी मूर्तियाँ। देखो ये इस मूर्ति बनी है जो सेलकड़ी से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को दे देकर व्यापार करते थे, ठीक है। इसके लिए रुपया सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपये पैसे का प्रचलन नहीं था। ये जो आपको बताया वही चीज़ें हैं, समझ गए। अब आगे देखेंगे, अब आगे देख लेंगे इसको। अब आगे देखेंगे मुहरें, है ना। तो मुहरें का जो मुहरें हैं
उनका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। तो वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना, ठीक है। वस्तु विनिमय समझ में आ गया आपका। अब मुहर्रा की बात करते हैं। जिस प्रकार आज मुहर्रा चलती है उसी प्रकार अपनी पहचान के लिए मुहर्रा उस समय भी चलती थी। लिखावट किस प्रकार की है देखिए। सिंधु घाटी के नगरों से जो मुहर्रें प्राप्त हुई हैं उन पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों, पौधों आदि की आकृतियाँ जो है पाई गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देवी देवताओं की। तो क्योंकि वे लोग क्या करते, वह पूजा पाठ में भी विशेष ध्यान देते थे, देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। तो इस प्रकार की भी जो अनुमान लगाए गए हैं वह वहाँ से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर लगाए गए हैं। तो मात्र देवी की मूर्ति है, ठीक है। उनकी जो देवी थी उसको मात्र देवी नाम दिया गया है, इसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए, और यहाँ देखेंगे मूर्ति को देखने पर यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है, उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं, यह कोई देवता होंगे, ठीक है। सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे, ऐसा माना जाता है। कुछ इस प्रकार के गहने प्राप्त हुए हैं, ठीक है। खुदाई में क्या है, ये आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। चलिए, अब देखो शहरों का खत्म होना, आगे पढ़ेंगे। ये देवताओं की तस्वीर है जो अभी हमने उसका पढ़ा है ना, कि दो दो सींग वाले है ना, ये देवता है कोई, और यहाँ पशुओं के चित्र बने हुए हैं। चलिए आगे देखिए। आज से 4-5 हज़ार साल पहले सिंधु घाटी में नगर बने हुए थे। ये नगर 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। तो इनके क्या कारण हो सकते हैं? कारण बाढ़ है, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना, ऐसा अलग अलग विद्वान मानते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी के नगरों के ख़त्म होने के बाद कई 100 सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। तो यहाँ से आपको यहाँ तक समझना है ध्यान से, और भी जानिए। तो जाने के लिए देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से लड़ाई के कोई अस्त्र शस्त्र नहीं प्राप्त हुए, बहुत कम संख्या में मिले हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांस्य का प्रयोग बहुत अधिक होता था। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, तथा यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, है ना। यहाँ पर क्यों भारत की पहली नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे नगरों का विकास हुआ था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो कपास भी यहीं पैदा होती थी। सभी भारतीय लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जो भारतीय लिपि थी, ठीक है। तो क्या थी? बाएं से दाएं लिखी जाती थी। चलिए, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी, जो हड़प्पा की लिपि थी वो क्या थी? वो उल्टी लिखी जाती थी, यानी सीधी तरफ से लिखने का जो है उसका प्रचलन था, ठीक है। चलिए, मानव सभ्यता सभ्य तथा सभ्य तब कहा जाता है जब अपने जीवन के तरीकों को बदल देता है, ठीक है। मानव जो सभ्यता होती है, सभ्यता मानव सभ्य जब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीकों को बदल लेता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है, ठीक है। जब भी तो सभ्य कहलाता है व्यक्ति। अब योजना, किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना, ये योजना कहलाती है। आगे देखेंगे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं, तो यहाँ दे रखी हैं, मानचित्र के माध्यम से समझ लेंगे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ तक कि क्या है, ये प्राचीन सभ्यताएं हैं। ऐसी बात नहीं कि यह जो इस प्रकार के जो लोग थे या सभ्यता थी भारत में ही थी, आसपास के देशों में भी ये लोग इस प्रकार से रहते थे। तो उन्हीं सभ्यता की यहाँ बात की गई है। चलिए, तो प्यारे भैया बहनों, आप इतना ही समझेंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ क्रीट सभ्यता थोड़ी सी। तो क्रीट सभ्यता के विषय में दिया गया है ऐसे ही। तो यहाँ से भी कुछ इस प्रकार के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बर्तन वगैरह, इस प्रकार बर्तन, मिट्टी के बर्तन और भी चीज़ें हैं, तो इनके माध्यम से उस समय की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ चीन सभ्यता है, उसके विषय में है जानकारी, ठीक है, कि बाँस की बनी चीनी की किताब प्राप्त हुई है, चीनी अक्षर में लिखा हुआ शब्द किताब, इस प्रकार से यहाँ मिला है। धन्यवाद। आज आप इतना ही समझेंगे, कल आपको इसके अभ्यास प्रश्न पूर्ण करा दिए जाएंगे।